Now let's understand the next source of finance from Honors Fund, that is retained earnings. It is also known as flowing back of profits. ओके, तो क्या है कि जो आपने प्रॉफिट कमाया वो पैसा, उसमें से कुछ आपने डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाकी पैसा आपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया, या सारा का सारा पैसा आपने री इन्वेस्ट कर दिया। जैसे अमेजन करता है, वो क्या कर रहा है, रिसेंटली ए न्यूज़ वाज देयर दैट अमेजन इज नॉट पेइंग ए single penny as a tax to the American government, but what he is doing is that whatever the profits they are earning, they are investing, reinvesting the whole amount of money into the business, okay, and with that it is expanding its operations far and wide, and whatever the bonus, whatever the dividend has to be given to the shareholders, they are being given in the form of bonus shares, which is later on treated as the expense in the business, and hence the Amazon is showing its operating losses rather than operating profits, okay, on which it has to pay the taxes. तो जो पैसा आपका अपना था, बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, वो पैसा जो आपने प्रॉफिट्स के फॉर्म में कमाया, उस पैसे को आप या तो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप उस पैसे को डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर आप क्या करते हो, वो जितना पैसा आपने कमाया है उसे आप बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो, सो दैट यू कैन एक्सपेंड योर ऑपरेशंस फार एंड वाइड. That money which is being retained by the business, that part of profit which is being retained by the business into itself is known as retained earnings, or reinvestment of profits back into the business is known as flowing back of profits. Okay, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स है. अब इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, और इसे क्या कहते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं. ओके, सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं और इसे इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग भी बोला जा सकता है. ओके, तो इसके ऊपर सिंस दिस मनी बिलोंग्स टू बिजनेस, thus attracts no external liabilities. ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसके ऊपर कोई भी इंटरनल लायबिलिटी नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, एंड बिजनेस इज अंडर नो प्रेशर to repay this money. ओके, इस पैसे को वापस देने का कोई प्रेशर नहीं है, ये आपका अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है. ओके, ये न्यूली इस्टेब्लिश्ड कंपनीज में नहीं पॉसिबल है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं वहीं पर ये सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है. Okay, and the amount of retained on earning depends upon the total amount of profit, dividend policy,
एंड द एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि रिटेन अर्निंग एक तो कितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या डिविडेंड पॉलिसी क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, और कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज what is going to decide the total amount of money which is available through retained earnings, and that are the some of the features of retained earnings। अब आ जाते हैं हम merits of retained earnings के ऊपर। Okay, first is dependable source of financing। ओके, तो आपके पास डिपेंडेबल सोर्स है, दो इट कैन बी मोर और इट कैन बी लेस, बट इफ द कंपनी इज अर्निंग द प्रॉफिट्स, दोज प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू द कंपनी इटसेल्फ। ओके, एंड the result of which they don't have to depend, the company don't have to depend upon the debenture holders or equity holders or preference shareholders, thus they are reinvesting their own money into the business, and they don't have to depend upon the external investors to invest money or to provide them the funds for carrying out the business activities। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका कि आपका अपना पैसा है जिसको आप किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और आपको थर्ड पार्टीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट, ओके, लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट या प्रॉस्पेक्टस की कॉस्ट या कुछ और भी कॉस्ट जो रिक्वायर्ड हैं फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट। तो इस पैसे को जब आपको मार्केट से उठाना ही नहीं है तो इसमें जो कॉस्ट ये जितनी तरह की कॉस्ट हैं या चार्ज ऑन एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं एप्लीकेबल होती। इसलिए ये कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फंड है। इसमें खर्चा आपके ऊपर, बर्डन आपके ऊपर कम होता है कंपैरेटिवली as compared to the other source of fund which you have raised from the market। Okay, third important thing is that here it is more freedom। More freedom is, since these funds belong to the company itself and the company can use these funds as per their own requirement, they don't have to comply with the restrictions being placed by the debenture holders or creditors or various other parties who have rendered loan to the company concerned। So those who have provided loan, they put certain restrictions also on the usage of the funds, whereas in this case the company has its own funds, profits are the own funds of the company, and now company is at freedom to use these funds as per its own requirement। तो इसलिए हम कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी है। ओके, देन देयर इज एबिलिटी टू absorb shocks in the business। When a major chunk of profits is kept back into the business, it can be used to bear the various types of the shocks a business can face. Like these days, pandemic is there. So those companies who have retained the profits of the previous year, now they are in a comfortable situation of carrying out the business activities, though the fund flow could have been restricted or the demand have shrunk down, so and various other factors are there. So because of this, the business is facing the various tough times, various tough conditions for carrying out its activities. So in order to counter those tough times or tough situations, okay, business sometimes retain a part of the profits or a chunk of the profits, so that whatever the untoward incidents are going to happen or unwanted situations the business has to face,
that can be easily being handled through the fund which is your own fund, which does not involve any charge on the asset, which does not involve any interest to be paid okay. So when you don't have to pay the interest on this money, when you don't have to have charge on the assets, and when you have the freedom to use this money, so this money is freely available to absorb the shocks and the surprises the various situations of the economy will pose before the consumer. Okay, तो ये आपके सामने बिफोर द बिजनेस, सॉरी कंज्यूमर नहीं, तो ये बिजनेस को जो नुकसान होने के चांसेस हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, देन देयर इज नेक्स्ट इज योर enhanced market value of shares. Okay, as business is going to invest the major chunk of profit into the business itself, so they since they are not going to bear any charge, extra charge on them, no burden will be them, and there is freedom of usage, and the investors are aware that the business has number of opportunities for expansion and modernization of the organization. सो जो ये पैसा आप लगा रहे हो उससे क्या है कि आपकी जो शेयर वैल्यू है उसकी, जो मार्केट में कंपनी की वैल्यू है, वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है. तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है रिटेन्ड अर्निंग्स का, क्योंकि आपके पास कई प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप उनमें पैसा लगाना चाहते हो, मगर आपने मार्केट से ना उठाकर अपना ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो इस पैसे के ऊपर ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, ना आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस है, ना आपके कोई एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है. तो एवरीथिंग इज़ फ्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द आउटसाइडर इन्वेस्टर्स, and they are aware that this business is having huge amount of opportunities available. So as a result of which the demand for the shares of the company increases, and it increases the value of the shares in the market. So that is the another important benefit of your retained earnings. Okay, then there is stability of dividend. Okay, stability of dividend is that whenever the company is having adequate surplus, it can pay the stable rate of dividend to the equity shareholders even during insufficient profit time period. Okay, आपने क्या किया, अपना प्रॉफिट बांटा नहीं था, आपने रिटेन कर लिया, तो नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि आपके प्रॉफिट्स कम है, मगर आपने क्या कहा है कि हम तो 15% मिनिमम डिविडेंड बांटेंगे हर साल. तो जिस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुए आपने वो रिटेन कर लिया, और जिस साल प्रॉफिट्स कम हुए तो आपकी जो बैकलॉग, जो उसमें गैप आ गया डिविडेंड की परसेंटेज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज़ बीइंग फुलफिल फ्रॉम द मनी विच हैज़ बीन रिटेन्ड प्रीवियस ईयर. तो इस तरीके से आप जब लॉसेस होंगे तो पिछले साल के प्रॉफिट से उस लॉसेस को कवर अप करके जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट मेंटेन किया जा सकता है, जिससे मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव होगी एंड देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट इनटू योर बिजनेस. तो ये आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द रिटेन्ड अर्निंग्स. अब आ जाते हैं हम लिमिटेशंस पे. सबसे पहली लिमिटेशन है डिससेटिस्फेक्शन अमंग्स द शेयर होल्डर्स. First is dissatisfaction amongst
ओके। तो शेयर होल्डर्स आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं विद एन एक्सपेक्टेशन कि उनका पैसा ग्रो होगा, और जब भी प्रॉफिट कमाएगी कंपनी तो उनको कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलेगा। बट जब जब कंपनी आपको प्रॉफिट ना बांट के वो सारा का सारा प्रॉफिट बिजनेस में रिटेन कर लेते हैं, उसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, ओके, तो उस समय शेयर होल्डर्स को लगता है कि दैट they have been cheated by the company, that they were not provided the due benefit which they should have earned because of the better profits which has been earned by the company। तो इससे क्या है कि उनके अंदर एक dissatisfaction आती है, and they sometimes feel that this company is cheating us, better to sell off its shares and move over to the some other प्रॉफिटेबल कंपनी। तो ये एक क्रेडिबिलिटी का लॉस भी क्रिएट करता है अगर आप बार बार अपने इन्वेस्टमेंट, अपने प्रॉफिट्स को कंपनी में री इन्वेस्ट करते जा रहे हो, और उससे रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और उस इन्वेस्टमेंट से आपकी शेयर वैल्यू भी अगर इंक्रीज़ नहीं कर रही है तो उससे क्या है, आपकी क्रेडिबिलिटी का लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। ओके, तो इसलिए ये लिमिटेशन भी है कि यहाँ आपका जो इन्वेस्टर्स है वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, एंड दे डोंट हैव ए गुड फीलिंग टूवर्ड्स द कंपनी। Another limitation is uncertain. It is not very certain how much of the profits a company will earn. Thus, the total amount of the retained earnings cannot be expressed with certainty as to how much of the money will be available with us for reinvestment purpose. Okay, so ये आपका जो सिस्टम है इसमें क्लियरली आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि आप हर साल कितना प्रॉफिट कमाओगे, कभी ज़्यादा कमाते हो कभी कम कमाते हो, तो उसके कारण जो रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट है वो भी फ्लक्चुएट करती रहेगी, एंड दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द बिजनेस। ओके, कि क्रेडिबिलिटी उसकी इफेक्ट होगी बिकॉज उसके पास पैसा सफिशेंट नहीं आ रहा है। आपको चाहिए 100 करोड़ मगर आपने प्रॉफिट्स कमाए हैं सिर्फ 50 करोड़ के, तो 50 करोड़ के लिए आपको बाहर से रेज़ करना पड़ेगा, और अगर आप ऑफ एंड ऑन बाहर से रेज़ करते हो तो कॉस्टली भी हो सकता है कभी। तो ये कई तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो दैट इज़ दी अनदर इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन कि यहाँ पे आपकी सर्टेनिटी नहीं है फंड्स की कि कितने फंड्स अवेलेबल होंगे आपको एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो दैट इज़ दी अनदर इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ योर रिटेन्ड अर्निंग्स। Then there is it ignores opportunity cost। अगर आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो बट उसे री इन्वेस्ट कर देते हो बिजनेस में, आप उसे रख लेते हो, तो हो सकता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रेट ऑफ रिटर्न कम हो, और जिस प्रोजेक्ट में एक एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते थे जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, तो इसमें जो गैप हुआ जहाँ रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल सकता था बट आपने इन्वेस्ट किया कम रेट ऑफ रिटर्न वाले में, तो जो गैप है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये भी देखा जाता है कि जो अपॉर्चुनिटी हम एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं और जिस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लॉइट कर सकते थे उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, उसमें बेनिफिट्स किस एरिया में ज़्यादा हैं, और रेट ऑफ रिटर्न का गैप कितना है। अगर वो आपको जस्टिफाई करता है दैट यू शुड गो विद द रिटेन्ड अर्निंग देन इट्स ओके, बट इफ इट इज सेइंग दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज हायर देन द यूजेज विच यू विल इनकर फ्रॉम यूजेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो हमें रेदर देन रिटेन करने के अर्निंग्स आपको किसी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा कमा सको। तो ये आपके पास अनदर इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है। फिर है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। आप क्या कर रहे हो कि प्रॉफिट को बिजनेस में ही इन्वेस्ट करे जा रहे हो, और जो रिजर्व्स हैं और उन रिजर्व्स को आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज करता चले जाएगा, तो जिससे आपके जैसे जैसे मार्केट में आपके पास आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी शेयर्स की, तो उसकी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी, एंड दैट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। रिक्वायर्ड कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा आपने कैपिटलाइजेशन कर दिया, तो ये भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके,
तो यहाँ आपके डिफरेंट इसके इम्पैक्ट्स होंगे, दैट विल बी डिस्कस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट इसमें ओवर कैपिटलाइजेशन से आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, तो दैट इज दी अनदर लिमिटेशन व्हाई द रिटेन्ड अर्निंग शुड बी प्रोहिबिटेड। ओके, so this is all with the retained earnings.